गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फटाफट जुड़ जाइए। देखो कितने लोग जुड़ रहे हैं, पहले देखते रहो, अटेंडेंस देखो। ये लोग जुड़ते नहीं है। आज हम लोग कल एंजियोस्पर्म का एक बेसिक क्लास ली थी। इससे पहले हम लोगों की क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको थोड़ा सा एक्चुअली वो ऑफलाइन में पढ़ा दिया था। मुझे लगा ऑनलाइन में तुम लोगों को पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा जब मैंने सिलेबस को देखा वहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें छूटी हैं, तो उनको हम लोग छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जुड़ते जाए बताते जाना, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन में हम लोगों का अगला टॉपिक जो है, इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग दूसरे नाम से द्विनाम पद्धति के भी नाम से जानते हैं। और द्विनाम पद्धति में सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है, तुरंत जान जाएंगे कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, या हम लोग इसको बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तुरंत तुम लोग लिखते हो कैरोलस लीनियस को। ये बात सच है कि जो लीनियस हैं इनको द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्योंकि बायोलॉजी की जो भी अगर मैं देखूं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी में जितना भी वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम या जिसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नेम है, उसके बारे में बात करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि एक क्वेश्चन मेल्स के हिसाब से देखें। अगर प्री में तो हम लोग बताते रहेंगे, साथ में हम लोग मेल्स का भी कुछ बताते रहते हैं आपको। मेल्स के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नीड द बाइनोमियल, थैंक यू, नॉमेनक्लेचर। तो ये हमको बताना है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बायोलॉजी में कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति देनी पड़ी। सीधी सी बात है इसका बेस्ट आंसर, क्योंकि आप लोग बीएससी भी पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग एमएससी भी कर चुके हैं, वहां भी ये चीजें पढ़ी थी कि इसको मैं लिखवाऊंगा ना कि समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, कि द्विनाम पद्धति की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो रही थी, पता चल रहा था ये नाम ये है, ये नाम ये है, तो एक कॉमन नेम कैरोलस लीनियस के मन में एक बात आई कि एक ऐसा नाम दिया जाए जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बेसिस उसको सब लोग जाने। जैसे मोस्ट फैक्टर देखें, दूर की तो मत जाए, अपने आसपास की बात करें। हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारी सब्जियों को नाम बाजार वगैरह में जाते हैं, देखा होगा अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। सिंपल सा पोटैटो, जिसको हम लोग आलू के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बटाटा के नाम से महाराष्ट्र में जानते हैं। अपने आप प्याज भी बोलते हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कांदा बोलते हैं। मतलब अपने देश में ही एक वेल नोन वेजिटेबल और विच आर नोन इन वेरियस नेम्स, अलग अलग नाम से जानी जा रही है। तो सीधा साधा आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि द्विनाम पद्धति की क्यों जरूरत पड़ी। तो क्लियर हो गया कि द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की नीड उस टाइम भी यही हुई कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज की बात करी जाती थी तो सब लोग इधर उधर मुंह देखते रहते होंगे। मतलब मैंने सोचा, हालांकि वर्डिंग में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा रूल सिस्टम दिया, ऐसा रूल सिस्टम एक्चुअली लीनियस की एक बुक है, बुक क्या पेपर ही समझ लीजिए, पेपर पब्लिश के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज प्लांटेरम। इसमें इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस किया था अबाउट
प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में नाम दिया? प्लांट्स के बारे। हालांकि इनकी एक पुस्तक अभी सिस्टेमा नेचुरी भी बात करेंगे, इन्हीं की बुक है जो कि सिस्टेमा नेचुरी है, उसके 10th एडिशन में इन्होंने जितने भी एनिमल्स के, ये करीब करीब 1758 की बात है और ये मुझे लग रहा 1753 की बात है। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरी के बारे में बात करी कि इनमें एनिमल्स के भी नेम गिवन करेगा, दिए गए। ये तो हमारी एक नॉर्मल बेसिक बात भाषा हो गई कि वास्तव में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आते आते जब इन्होंने अपनी बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन किया तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी बताए। उन रूल्स को बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनके संस्थाओं के भी बारे में जानेंगे कि जो आजकल संस्थाएं अपने वर्ल्ड वाइड लेवल से किसी चीज का नोमेनक्लेचर में हेल्प करती हैं। तो ऐसे कुछ नाम भी नोट कर लीजिए साइड में नोट डाल के, क्योंकि ये याद आ गया तो लिख ही लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है ICBN, दूसरा है फिर ICZN, तीसरा IC फिर BN और एक है इंटरनेशनल वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये IC इंटरनेशनल काउंसिल, यहां पे इसको थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म में भी लिख लेंगे, पहले इनकी बात कर लें। ICBN मीन्स यहां पर बात करें, फुल फॉर्म भी नोट करते चले, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। नाम से लग रहा होगा बॉटैनिकल, ये बी वर्ड इसके लिए है। जब जेड वर्ड लग जाएगा तो इसका मतलब ये सेम टू सेम यहां पे लिख देंगे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये तीसरा वाला बी, इसको भी इंटरनेशनल कोड फॉर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। और इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल, या इसको ICVN के नाम से हो सकता आपको ना मिले, लेकिन इंटरनेशनल वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के भी नाम से जानते हैं। वायरोलॉजिकल मीन्स सीधी सी बात है वायरस का नोमेनक्लेचर। पहले तो छोड़ दिया गया था बेचारे को, वायरस को, इसीलिए परेशान कर रहा हम लोगों को। इसको क्लासिफिकेशन में पहले जगह ही नहीं दी गई, इसको लोग बड़ा लाइटली ले रहे थे। और अब तो देख लो इसका महत्व कितना है कि पूरे अपने देश को नहीं पूरी दुनिया को हिलाए हुए है। जितनी भी मैक्सिमम आपकी डिजीजेज नॉर्मली हो जा रही हैं जो खतरनाक हैं, वो भी आपकी वायरस से ही हो रही। कोविड तो एक बेस्ट एग्जाम्पल ही है। खैर, तो ये फुल फॉर्म भी आपके पूछे गए, ICBN, ICZN, ICBN या ICVN। इसके अलावा अगर हम और बात करें, सिस्टेमा नेचुरी आपको बता ही चुके हैं, ये बुक का बाई स्पीसीज प्लांटेनम भी बता दिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग इसके बारे में कुछ इनके कोट्स थे, वो भी हम लोग डिस्कस कर दिए। अब हम लोग मेन रूल ऑफ नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए ऐसे, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। क्या इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म की मतलब लिविंग की ही बात कर रहा है। जो अब मैं नहीं बोल रहा हूं, अब कौन बोल रहा है? लिनियस। जो उन्होंने बताया वो बात में बता, ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिटन इन साइंटिफिक नेम। पहला तो पॉइंट ये था, कह रहा है कि सभी जीव को
वैज्ञानिक नाम में लिखेंगे। ये तो इनकी बात हो गई। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इनका, पॉइंट चाहो तो पॉइंट में बनाते जाओ। ये मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तुम्हारे जूलॉजी के पोर्शन में भी है कॉमन, और बॉटनी के उसमें टॉपिक में है। और एलटी का एग्जाम एज कंपैरिजन ऑफ प्रवक्ता लेक्चरर में थोड़ा सा पेपर आसान रहेगा, मेंस का भी आपको ये मैं बता दे रहा हूं। तो यहां से एक, क्योंकि नॉमेनक्लेचर पूरा एक बड़ा सेगमेंट है क्लासिफिकेशन, तो मुझे ऐसा जरूर पता नहीं लग रहा है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स। इसके रूल्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में लिखिए विद द 5 एग्जांपल्स नेम। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, नोट कर लेना। क्लास भी पड़ी रहेगी, हम भी हैं, आप भी हैं, एग्जाम देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिटन इन साइंटिफिक नेम। अब दूसरा पॉइंट, साइंटिफिक नेम मेड फ्रॉम जीनस ब्रैकेट में जेनेरिक नेम एंड साइंटिफिक नेम मेड फ्रॉम जीनस एंड स्पीसीज ब्रैकेट में स्पेसिफिक एपिथेट, ये वर्ड भी यूज करेंगे भाई। जेनेरिक नेम भी लिखेंगे और उसका स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं भाई, यहां एपिथेट लगाया तो जेनेरिक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीनस एपिथेट। ये कॉमन बातें हैं, अंडरस्टूड है, दिमाग अपना भी लगा लेना। ये स्पीसीज एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? तीसरा पॉइंट कह रहा था कि जीनस फर्स्ट लेटर is capital and species first letter is small। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर अंडर लाइन सेपरेटली। कोई पॉइंट ना समझ में आए तो कैसे बताएंगे, ये भी तो दिक्कत है। तो यही मान के चलते हैं सब समझ में आ रहा है आपको। जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर द अंडरलाइन सेपरेटली। 5वां पॉइंट, हालांकि जब हम लोग लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, अगर वो टाइपिंग में जाएगा तो इटैलिक्स वर्ड में नीचे जिग जैग जैसी लाइन इटैलिक्स में बनता है। खैर उतना हम लोग नहीं जाते, लेकिन हाँ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला तुम्हारा पॉइंट, आफ्टर साइंटिफिक नेम इफ डिस्कवरर नेम identified the name of discoverer in last 3 letter। ठीक है, एक पॉइंट और है। पॉइंट क्या बना, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। जीनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है। स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, यहीं पे लिख लो। बट अ साइंटिस्ट नेम as species then it
विल बी कैपिटल। अभी मैं एग्जांपल समझा दूंगा, परेशान ना हो, ये तो मैंने थ्योरी लिखी है। इतने सारे पॉइंट लिख लिए, अभी तो मुझे कुछ पॉइंट और नहीं याद आ रहा, अगर पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा तो और बताएंगे। अब हम लोग आ जाते सीधे सीधे इसके क्या एग्जाम्पल्स पे। इसके एग्जाम्पल्स में अगर चलेंगे तो हम लोग जैसे एक ऐसे मान लीजिए, एग्जाम्पल्स में हम लोग चलेंगे जब एक नाम सिंपल सा हमने फ्रॉक का ले लिया, फ्रॉक, ये आपका इंग्लिश नेम है। कैसा नाम है इसका? इंग्लिश नेम। और हिंदी नेम इसका आई थिंक तुम लोग जानते ही हो, क्या बोलते हैं? मेढक। और अब आ जाते हैं हम लोग इसके साइंटिफिक नेम पर। आपको अच्छे तरीके से मालूम है, इसको हम लोग राना टिग्रीना लिखेंगे, ठीक। अब ये राना टिग्रीना जो लिख रहे हैं, देखो आप यहां पे सारे जितने भी रूलिंग्स है सबको मैच कर लो। कैसे? राना में ये तो क्लियर हो गया, दोनों को मैंने अंडरलाइन किया सेपरेटली, ये भी क्लियर। राना जो है ये, इसको हम लोग जेनेरिक एपिथेट बोलेंगे। टिग्रीना जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। दोनों को मैंने जीनस, ये जो जीनस था आपका, अब तुम लोग सोच रहे हो जीनस का कैपिटल जी भी होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा थी। जेनेरिक एपिथेट हम लोग मान लो ऐसे लिखते हैं, जीनस, ठीक है ना, दिख रहा है? तो जीनस, तो ये जीनस का पहला लेटर देखो कैसा है, कैपिटल राना हो गया, इसका लेटर आपका स्मॉल हो गया। दोनों को मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया। अब एक लाइन और पढ़ी थी हमने, कहाँ गया? जीनस स्पीसीज बोथ आर अंडरलाइन हो गया। आफ्टर साइंटिफिक नेम इफ डिस्कवर्ड नेम, अगर हाँ जैसे राना टिग्रीना मान लो लीनियस नाम दिया होगा, तो यहां पर लिन ऐसे करके ब्रैकेट में ये भी लिखा जाएगा। तो असली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका यही फॉलो हो रहा है। बाकी तो आप लिखना चाहो जैसा चाहो वैसा लिख दो, अलग बात थी। हालांकि इन्होंने एक और एक चीज दिया था, आप नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे मैं बता दूंगा। इनके मतलब लीनियस के अनुसार कह रहे थे जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम जो है वो 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन्होंने बात ये भी कही थी, आखिरी पॉइंट चाहो तो नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू लीनियस द साइंटिफिक नेम not less than 3 word and nor more than 12 letters। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल, जो इन्होंने एग्जाम्पल डिजाइन किया, तो ज्यादातर आपके एनसीईआरटी में दिया है मैंगी फेरा इंडिका, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया। और अगर लिनियस के बारे में इन्होंने नाम दिया तो लिन करके नाम भी साइड में हमने दे दिया। ऐसे नामकरण हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर कर सकते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक उम्मीद है आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बेसिक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, मैंने कहा था कि एक एक्सेप्शनल लिखवाया था। एक्सेप्शनल वाला कहां गया? ये वाला। जीनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, लेकिन बट अ साइंटिस्ट नेम अगर दिया स्पीसीज के फॉर्म में तो उसका नाम है
उसका लेटर कैपिटल में होगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या है? एक प्लांट का नाम तुमने सुना होगा, आइसोइट्स। हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए आप लोग, जिम्नोस्पर्म में सुन रहे थे। आइसोइट्स किसमें? क्विलवॉट टेरिडोफाइट में था, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिल रही थी। हालांकि आइसोइट्स आइडेंटिफाइड किया गया, आइसोइट्स, और इसके डिस्कवरर का नाम था प्रेंटल। ये वही वाले प्रेंटल हैं। कौन से वाले हैं? नहीं याद आया? अरे आपको याद आ गया होगा भाई, एंगलर एंड प्रेंटल, याद आया? तो अब यहां पे देखो, यहां पे आपको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है क्या, कि जीनस जो है आपका, जीनस का पहला लेटर तो कैपिटल है, ये तो कैपिटल है, और यहां स्पीसीज का, जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए था आपके हिसाब से? कैसा होना चाहिए था? स्मॉल। और लेकिन है कैसा? बट दिस इज कैसा है? कैपिटल। क्यों कैपिटल किया गया है? वो भी सम्मान दिया गया है भाई, एक तरीके से जैसे आप लोग सम्मान देते सभी के सामने नाम लेते समय जी का शब्द उपयोग करते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी अपने जाति मीन्स अपने डिस्कवरर या जो भी खोज करता थे उनके नाम के सम्मान के लिए अगर उन्होंने अपने नाम से स्पीसीज बना ली है तो उसका पहला लेटर कैसा हो जाएगा? कैपिटल। इसीलिए पी यहां पर आपको कैसा दिख रहा है? कैपिटल। और ये गलत नहीं है, ये सही है। बहुत डीप में क्वेश्चन ले गया, अगर जानकारी नहीं होगी आप लोगों को, शायद आपको जानकारी हो सकता है, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो भाई, हो सकता है जानकारी हो, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जितने आपके कंपटीटर्स हैं, मैं कोई जरूरी नहीं है सबको जानकारी इतनी डीप में हो। तो 2-3 पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किए जो कोई जरूरी नहीं सभी लोग जानते हो, ये भी हो सकता है सब लोग नहीं भी जानते हो। खैर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। मैंने एक्सेप्शनल केस भी बता दिया। अगर तुमको कोई लगे कि वो साइंटिफिक नेम जो दिया है उसका साइंटिस्ट का नाम दिया है स्पीसीज में, तो आप उसको कैपिटल में ही लिखेंगे। हो सकता है एग्जाम में वैसे इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, मैंगीफेरा इंडिका इज द आम का वैज्ञानिक नाम है, पूछा गया था इनमें से कौन सा सही है। एक में अंडरलाइन नहीं किया, एक में मैंगी की जगह मैग्नी कर दिया, एक में लिल नहीं लगाया, मिसलिनियस वाला। तो ऐसी ही चीजों को घुमा फिरा देगा और आप जल्दीबाजी में दिखेगा आम का वैज्ञानिक नाम, इतना खुश हो जाएंगे आप लोग, तुरंत करने लगेंगे इसको, और पता लगा वो क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन गलत, एक सिंपल क्वेश्चन गलत होने का मतलब कम से कम तुम कुछ नहीं तो 2 से 3 हजार, हो सकता है इससे भी ज्यादा, 3 से 4 हजार लोगों से पीछे। तो जो जहां तुम्हें 3 से 4 हजार लोगों से पीछे हुए, सोचो जरा क्या हालत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं चीजों को, थोड़ा सा आसानी तरीके से डीप नॉलेज जरूर लीजिए, लेकिन पढ़िए। बहुत क्वेश्चन को आप बड़ा हिसाब से पढ़ना, जो जितना आसान क्वेश्चन होगा उतना आसान हो सकता ना हो, यही मान के चलते हैं हम लोग। खैर, ये वाला पोर्शन तुम्हारा टॉपिक लगभग मैंने क्लियर करा दिया। तो इसमें हम लोग अब आगे सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस जो कह रहा था, सिलेबस के हिसाब से देख रहा हूं आपके, पता नहीं सिलेबस आप लोग साथ में रखते कि नहीं रखते। जूलॉजी का जो पहला टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज बिल्कुल क्लियर करा दिया, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आपका हो गया। तो इसका मतलब जूलॉजी का जो पहला टॉपिक या पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर जब ये प्लांट वाला थोड़ा खत्म हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे आपको फाइलम के साथ साथ, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बॉटनी में आ जाते हैं। फिर सिलेबस आप लोग ऐसे भी रंग वंग लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो आप लोग जैसे जितना हम लोग पढ़ाते जाते हैं यहाँ पर टिक लगाते जाते हैं, आप लोग भी सिलेबस को सामने रख के जितना पढ़ते जाइए उसको हाईलाइट किए करे रहिए। आइडिया तो रहेगा ना कितना पढ़ गया, कितना नहीं बचा, कितनी टेंशन हमको लेनी, कितनी जल्दी टेंशन लेनी है। ये टेंशन लेना जरूरी है भाई पढ़ाई के लिए,
लेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे फिर। खैर, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक चल रहा था, जहां पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तुम्हारा क्लियर हो गया। अब आपको बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, तो मेरा मानना है कि बॉटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया भी जल्दी में तुरंत कर लेते हैं, फिर बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की तरफ पूछ करेंगे, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भाई, फटाफट आ जाइए। अगली हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन या हर्बेरिया, जो कि तुमको कहां पर मिलेंगे, आपको पता है कहां पे मिलेंगे? ये भी नहीं पता होगा कहां पे मिलेंगे, सिलेबस में पता नहीं ढूंढ ही नहीं पाए होगे कहीं किताबों में। अरे आपको याद है टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक में ही एनसीईआरटी में भी तो दिया है, लेकिन थोड़ा दिया, ज्यादा नहीं हुआ। टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक जो पहला चैप्टर था लिविंग वर्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे लग रहा है लिविंग वर्ड का पहले चैप्टर का जो लास्ट है, जहां पे लिखा होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स, आपको एक याद होगा, एक टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। अरे वो समझ लीजिए एज एडवर्टाइजमेंट है भाई, और एडवर्टाइजमेंट किसी का किया जाता है तो उसी के बेस पे भी हम लोग चीजों को डिफाइन करते हैं। ये टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसी के ही अंतर्गत आपका ये वाला टॉपिक आएगा। कौन सा वाला? जिसमें हमको हर्बेरिया और इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। खैर, ये वाला पोर्शन तुम्हारा है तो वैसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा ही गया है। तो टैक्सोनॉमिकल हर्बेरिया में कौन कौन सी चीजें तुम्हारे सिलेबस में है, अभी आपको मैं बता दूं। एक तो तुम्हारे सिलेबस में तो जो पर्टिकुलर दिया गया है वो केवल बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया है, ठीक है। वैसे और भी चीजें हैं भाई, हम चाहे तो यहां पर टैक्सोनॉमिकल एड्स में अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, जैसे हर्बेरिया, जैसे म्यूजियम, जैसे जू, जैसे नेशनल पार्क, जैसे बॉटेनिकल पार्क या बॉटेनिकल गार्डन भी इनको बोलते हैं। इसके अलावा हर्बेरिया हो गया, म्यूजियम हो गया, जू हो गया, नेशनल पार्क हो गया। अरे मतलब एक तरीके से देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है, हेडिंग तो बहुत सारे हैं। एक म्यूजियम लिख दिया, हाँ म्यूजियम हो गया। इस हेडिंग का मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्लासिफिकेशन को कितना आसान बनाने के लिए, जैसे हर्बेरिया के अलावा तुम लोग अभी यहाँ पे हर्बेरियम भी एक वर्ड सुनेंगे, और हर्बेरियम के अलावा तुमने एक और सिलेबस में कौन सा पॉइंट दिया है, एक और बॉटेनिकल गार्डन भी दिया है। हर्बेरिया के अलावा तुम्हारा बॉटेनिकल गार्डन भी दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन को पूछा भी गया है। तो यहां से पेपर आपका अच्छा खासा 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी को डिस्कस हमको नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी बता दें कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का एक्चुअली यूज क्या है हमारे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में। देखिए सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए, अगर किसी चीज का मतलब हम लोग यहाँ बायोलॉजिकल उसकी बात कर रहे हैं, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो हमको उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। पहला पॉइंट, बेसिक जानकारी होने के लिए आप कहां से जुटाएंगे जानकारी, आप ये बताइए। आजकल के समय में तुम्हारे पास तो गूगल है, या तुमने कहीं पे गूगल लेंस पे डाला, कोई प्लांट नहीं समझ में आ रहा, तुरंत गूगल लेंस को दिखाया और उसने संभावित एआई के थ्रू आपको प्लांट बता दिया। आज की समस्या को देख भाई, आप ये भी तो सोच सकते हो, ये जो गूगल लेंस आज बता रहा है, ये आज के 1700 कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, 1753 1758, सोचिए 1737
आज चल रहा 2037, अभी आने वाला 26 आएगा, मान लो 10, 12, 15 साल बाद वो भी आ जाएगा। तो करीब करीब कितना 3000 नहीं, ज्यादा हो गया 1700 और 3, हाँ लगभग ऐसे ही। तो इतने 100 सालों में उस टाइम कंडीशन को रिप्रेजेंट करना, बताना, फिर उसको स्टोर करके डाटा को रखना। तुम लोग कोई चीज सर्च करते हो फटाफट कहां से आ जाती है? आपने कभी सोचा? इस डाटा को कलेक्ट किया गया है कहीं पे, फिर जब हम डालते हैं कीवर्ड्स के बेसिस पे वो डाटा निकल के तुरंत सामने आता है। इससे पहले जब एआई नहीं था तब हम लोगों का डाटा थोड़ा सा टाइम लगता था, ढूंढना पड़ता था। अब तो एआई देखता है कि जो बढ़िया तुरंत वेल नोन वेल सर्च डाटा, हाईलाइटेड डाटा उठा के पहले नंबर पे उसी को तुमको दिखा देगा। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोगों को आज की सुविधा के अनुसार छोड़कर पुराने के हिसाब से देखें तो यही एक माध्यम था लोगों को बताना कि ये चीज ये है। जैसे लखनऊ के हम लोग पूर्णिया पे ही हम लोग पढ़ाते हैं और बगल में आप लोग देख रहे हैं कि अलीगंज बगल में ही है। अलीगंज में एक साइंस सेंटर है, विज्ञान अनुसंधान शाला करके ऐसे ही है। तो आपने देखा होगा वहां डिफरेंट टाइप के मॉडल्स लगे हैं। हम लोग चाहे यहाँ पे मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज को हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य क्या था? हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी ड्राइड प्लांट का कलेक्शन उनको स्टोर करके रखना, कल को मतलब हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद कोई नया प्लांट वैसे ही मिल जाए तो हम उसके कैरेक्टर को देख देख के उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सिंपल सा इन सबका रोल यही है। हम लोग बॉटेनिकल गार्डन जाते हैं, जैसे आपका NBRI नाम, क्योंकि अब सामने आ रहा तो मैं यहीं पे डिस्कस भी कर दूं, आगे भी आऊंगा। NBRI का नाम सुना आपने खूब अच्छे तरीके से कि इसको हम लोग नेशनल बॉटेनिकल, अब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लगा है। इससे पहले NBRI का दूसरा नाम था NBG, जिसको हम लोग नेशनल बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जानते थे भाई। अब यहां पर कोई भी प्लांट लगाए, मान लो हम कह रहे हैं कि एक कैसिया फिस्टुला ही लगा है, कैसिया फिस्टुला, जिसको कॉमन नेम में हम लोग अमल तास बोलते हैं, सीजल पिनियेसी का मेंबर है। अब आप नहीं पहचानते, मान लो वहां कहीं घूमने गए, कोई टूर में गए, बच्चे लोग, स्टूडेंट्स आपके जो भी, कल को आप सेलेक्ट हो जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे तो टूर गया, आप भी साथ में गए, तो आप जितने नाम जानते हैं वो तो जानते हैं। ऐसी जगह पे जब जाएंगे तो वहां देखा होगा उसका साइंटिफिक नेम के साथ में उसका फैमिली भी लिखी होगी और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और भी कुछ लिखा हो सकता है। तो बात समझ गए हमारा क्या मेन मोटिव है? तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे एक ये हो गया तुम्हारा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। हर्बेरिया को अभी ड्राइड प्लांट कलेक्शन अभी बता रहे हैं। म्यूजियम में भी कुछ एनिमल्स या प्लांट्स की लिक्विड प्रिजर्वेशन, लिक्विड प्रिजर्व में भी आपको मटेरियल्स या स्पॉट को दिखाया जाता है। जू का भी यही काम है भाई। जू जो होता है, जैसे लखनऊ का जू है या कहीं का भी जू होगा, चिड़ियाघर ही बोलते हैं, हालांकि वैसे तो वहां पे एनिमल्स को भी रखते हैं, प्लांट्स को भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन मेन मोटिव लोग जू में एनिमल्स को ही देखने जाते हैं। कुछ लोगों ने जिराफ मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, सोच रहे चलो देखा है चल के भाई असली जिराफ कैसा दिखता है। तो जब देखते हैं उसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं कि हाँ अच्छा उसकी गर्दन इतनी ऊंची है, टांगे लंबी लंबी हैं, तो ये आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स जो हैं वो टैक्सोनॉमिकल एड्स में काउंट किए जाते हैं। इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं लगभग। वैसे तो नेशनल पार्क जो है यहाँ पर भी यही काम होता है, लेकिन वहां पर भी एक्टिविटीज बाउंडेड है। नॉलेज के लिए भी लोग स्टडी करने के लिए वहां पे जाते हैं, तो हमको ओवरऑल इसी से रिलेटेड पढ़ना है। तो तुम्हारा टॉपिक जो इनमें से पढ़ना है केवल वो हर्बेरिया और तुम्हारा बॉटेनिकल गार्डन या बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करनी है।
तो ठीक है भाई, तो पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी सिलेबस के अनुसार हम लोग बात करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन। इंपॉर्टेंट बॉटेनिकल गार्डन अब देखो हमको यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवानी, आप देखो सीधी बात समझिए, थ्योरी लिखवा के टाइम मुझे वेस्ट लगता है। यहाँ पे अभी फिलहाल थ्योरी नहीं लिखवानी। बॉटेनिकल गार्डन का मतलब ऐसा प्लेस जहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज वहां पे हो। हाँ, ये हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं दूसरे एंगल से भी अगर क्वेश्चन सोचूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉटेनिकल गार्डन इज अ टाइप ऑफ पूछता है कि ये इन सीटू कंजर्वेशन है कि इन सीटू कंजर्वेशन है। नाम सुना है इन दोनों के? इकोलॉजी में सुना होगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता सुना नहीं होगा। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब और इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब आपको एक लाइन की डिफिनेशन में आपको बता दूं कैसे समझना है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब जो जहां पर है उसको वही कंजर्व कर देना। जैसे मान लिया ये किसी भी प्लांट या एनिमल की थी, मान लो खुले में थी, अब इसको मैंने यहीं पर क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया। इसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको यहां पर बता दो कि नेशनल पार्क वगैरह हो गए, बड़े बड़े नेशनल पार्क, जैसे उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क बचा है। पहले जब उत्तराखंड था अपने साथ जुड़ा हुआ तब बहुत सारे नेशनल पार्क काउंट किए जाते, तो नेशनल पार्क यूपी उत्तर प्रदेश में एक ही है। शायद एलटी में या प्रवक्ता में कहीं पूछा भी जा चुका है, तो मुझे उम्मीद कम लग रही है ऐसे क्वेश्चन की। हो सकता है दूसरा कोई आसपास का स्टेट का पूछ ले। तो उत्तराखंड का नेशनल पार्क जैसे राजा जी नेशनल पार्क एक हो गया, एक बहुत पुराना सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और अपने उत्तर प्रदेश का तो दुधवा जानते ही हैं, वेल नोन है टाइगर के लिए। खैर हमारा टॉपिक ये इकोलॉजी में आएगा, फिर वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां बताना इसलिए फर्ज था क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बॉटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर डिफरेंट जगह से प्लांट्स को लाके कलेक्ट किया जाए। डिफरेंट प्लेस से प्लांट को क्या किया जाए, यहाँ पे चाहे तो हम लोग ऐसे बना भी लीजिए, प्लांट को लाया गया, यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह से। भाई कोई जरूरी थोड़ी ऐसा प्लांट जो हो सकता है कि अमेरिका ही में मिल रहा हो, ऐसा प्लांट इंग्लैंड में हो, ऐसा प्लांट जो कभी बाहर हो अपने इंडिया में ना हो, काम का हो, ऐसा भी नहीं कि वो हमारे नुकसान का हो। अब मैंने सुना कि शायद अपने आप नेहरू जी पहली बार गए थे विदेश, मैंने सुना है कहानियों में, पता नहीं मुझे भी किसी ने बताया कि वो वहां उनको आइकोर्निया बड़ी पसंद आ गई। आइकोर्निया मीन्स वाटर हाइसियंथ, जिसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं। वहां से ला के अपने इंडिया में बड़े खुशी खुशी ले आए, अपने स्विमिंग पूल वगैरह में डाला उन्होंने, और वो धीरे धीरे बताइए टेरर ऑफ बंगाल के साथ पूरे उत्तर भारत या भारत देश में कितना नुकसान करती है वो आइकोर्निया। वो तो बाद की बात है कि उससे हम लोग बेनिफिशियल कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कल्चर कराने में उसका यूज करने लगे, अलग बात है। खैर उससे मैं मतलब नहीं, हमारा मेन प्लेस क्या था कि डिफरेंट जगह से प्लांट्स, अपने घर में भी तुम लोग गार्डन बनाते हो तो क्या घर में ही सारे प्लांट पहले थे? आप भी तो प्लांट कहीं बाहर से ला के उनको वहां पे इकट्ठा किया। तो पूछेगा ये किस टाइप का कंजर्वेशन है, तो इसको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स मींस कहीं से बाहर ले गया। इन सीटू कंजर्वेशन जो जहां है उसको वहीं पे प्रिजर्व कर दो। ऐसे अब तुमको सोचना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, यहां इतने सारे नाम दिए, ये पूछ देगा कि बॉटेनिकल गार्डन किस टाइप का कंजर्वेशन, तो ये हो जाएगा कैसा, एक्स की इन। सीधी सी बात है, गार्डन है बाहर से लेके आए, एक्स सीटू कंजर्वेशन। पूछे हर्बेरिया कैसा कंजर्वेशन, अरे मैंने अपने घर में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स को ड्राइड कलेक्शन फॉर्म में मैंने इकट्ठा किया था, पता नहीं किसी ने फेंक दिए सारे।
उनको इकट्ठा किया था, वो भी एक कलेक्शन कर रहा था, कंजर्वेशन वहां पे कर रहा था, तो वो किस टाइप का कंजर्वेशन जाएगा आपका, बताइए भाई, इन सीटू, बाहर से ले लेके आया था। म्यूजियम, वो भी आप बाहर से ले जाके उसको सजा के दिखा रहे हैं, वो भी आपका किस टाइप का, एक्स वाले में हो गया। जू, जानवर, भाई हम लोग हिप्पोपोटामस या अलग अलग टाइप के एनिमल्स जूज में देखते हैं, कहीं सफेद हिरन ले आते हैं, डियर, कहीं अजगर की वैरायटी ऐसी ले आए जो बड़ा अच्छी देखने में लग रहा है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का कलेक्शन करते हैं हम लोग। आपको एक और बेस्ट एग्जांपल पता ही होगा कि जैसे इटावा में लायन सफारी बनाया था अखिलेश यादव जी ने, वहां पर भी बहुत सारे लायंस को लाया गया था, वो भी एक प्रकार का कैसा कंजर्वेशन हुआ, एक सीटू कंजर्वेशन बनाया गया है। क्लियर हो गई बात। तो लाए कहां से थे, हाँ ये भी आपको आ सकता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ है, बहुत सारे सफारी के नाम से बता तो देंगे, सैफई आई थिंक इटावा साइड में कहीं पे है, मैं तो फिलहाल नहीं गया, मौका मिलेगा तो देख आऊंगा जाके। लायन सफारी, वहां पे जो लायंस लाए गए थे वो गिरी गुजरात से लाए गए थे। याद रखना, गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात। अब पूछा जाए कि गिरी नेशनल पार्क क्या है, तो वो एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हुआ। अब पूछेगा कि जो शेर वहां से ला के यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे उनको प्रिजर्व किया, मतलब एक तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है, उनको इनके लिए एक लायन सफारी तैयार करी गई, तो ये लायन सफारी किस टाइप का कंजर्वेशन होगा, तो आप बताएंगे एक सीटू कंजर्वेशन। डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन इकोलॉजी एनवायरनमेंट से आपको एक देखने को मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, तो अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि बॉटेनिकल गार्डन जो है एक प्रकार का एक सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। नई लाइन से लिखिए इसे में, आगे बढ़िए। बॉटेनिकल गार्डन हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, different varieties of cultivated plants, ठीक है। हम लोग अब अच्छा ऐसे बात करें, IARI का नाम सुना होगा, चलो यहीं पे बॉटेनिकल गार्डन आया तो मेरे दिमाग में आ गया, IARI का पूरा तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, क्या बोलते हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम सुना इसका, कहाँ है आपको ये भी पता है, बिल्कुल आपने तुरंत आंसर देंगे, न्यू दिल्ली में से। आपको मालूम है ये न्यू दिल्ली में बाद में शिफ्ट किया गया था, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सबसे पहले मैंने पढ़ा था, ये पूसा बिहार में था। कहाँ पे था, पूसा एक जगह आई थिंक होगी, बिहार वाले जो भी जानते होंगे, अगर बिहार वाले वीडियो देखे तो बताना भाई पूसा कहाँ पे, मैंने नाम पढ़ा है कि पूसा बिहार में था और इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। यहां पर आपकी डिफरेंट जितने भी डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्लांट्स का एक तरीके से उस पर रिसर्च चलती है। अब सोचने वाली बात यह है, तो अगर पूछे कि IARI किस टाइप का, एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर बहुत सारे प्लांट की रिसर्च चलती रहती है, तो खैर वो तो अलग बात है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे ही रहते, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा है, तो अभी और धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स हो गया, यहां पर मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, उन पे रिसर्च भी होती रहती है। इसी के संबंध में मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैं अपने कॉलेज के बच्चों को टूर लाया था, अभी फिर लाने वाला हूं इस साल। पिछले साल बच्चों को टूर में लाया था, तो मैं अपने यहाँ पर सब लोग अपना इधर उधर कहीं कुछ घुमा रहे, कहीं कुछ घुमा रहे, लेकिन पता नहीं एक, हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने लिस्ट भी डाल दी है कि टूर ले कहाँ जाओगे, पहले तो कहीं भी लोग घुमा देते थे। तो हम जो अपने बच्चों को लाए थे, तो अपने बच्चों को यहाँ पे आपको मालूम है CMAP एक इंस्टीट्यूट सुना होगा आपने, CMAP भी लाया, और साइड में इनको आपने एक सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, कुकरेल
अब कुछ लोग पिकनिक स्पॉट बोलेंगे, इसको अलग बोलते, कुकरैल पिकनिक स्पॉट है, लेकिन कुकरैल घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। आपको ये बहुत मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो नोट कर लेना। ये दोनों आमने सामने हैं, लगभग थोड़ा सा अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे। ये कुकरैल घड़ियाल प्रजनन केंद्र, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में, पूछता है कहाँ है, तो ये भी आपको स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे, लखनऊ में है। सी मैप भी पूछा गया कहाँ है, ये भी आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, लखनऊ में है। फुल फॉर्म वैसे तो मालूम होगा, इसको हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग गए थे तो विश्वास मानिए इतने ज्यादा मेडिसिनल प्लांट की पूरी खेती की जाती है। जो लोग गए होंगे बढ़िया है, उनको पूरा पता होगा। तो बहुत से लोग भाई नहीं जा पाते, नहीं मौका मिलता, दूर दूर के रहने वाले मान लो नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है। लेकिन हमारा लोगों का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पढ़ते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ गए तो चीज़ों को आपको बता देते हैं कि यहाँ पर गए तो यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज को ग्रो किया गया है एरोमेटिकल प्लांट से, उससे दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। मेडिसिनल वैल्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स को, आपको क्लियर पता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो फिर हमारा टॉपिक क्या चल रहा था भाई, टॉपिक चल रहा था बोटेनिकल गार्डन। तो ऐसे तो हम बात करें कि सी मैप के अंदर भी तो अपना बोटेनिकल गार्डन है, NBRI या NBG में भी अपना बोटेनिकल गार्डन है, IARI जो न्यू दिल्ली में उसका भी एक बोटेनिकल गार्डन है। ऐसे बोटेनिकल गार्डन अपने देश में बहुत सारे हैं। मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन जो सबसे पहले थे वो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में भी रहे हैं। इसके अलावा 1-2 बोटेनिकल गार्डन देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी नाम से जानते हैं, FRI, वो भी आपका एक बोटेनिकल गार्डन के फॉर्म में, उसमें भी हर्बेरियम का कलेक्शन रखा हुआ है। खैर ये पॉइंट लिख लिया। डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स प्रेजेंट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है भाई। इसके बारे में और कुछ बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मान लो पूछ दी गई। देखिए, बोटेनिकल गार्डन शुड आल्सो हैव a botanical garden should also have the herbarium, a library of photographic laboratory। हर्बेरियम लिख लीजिए, लाइब्रेरी भी लिख लीजिए। कह रहा है कि बोटेनिकल गार्डन का मतलब यह नहीं पूरा गार्डन ही होगा, वहां पर लाइब्रेरी भी होगी, हर्बेरियम भी होगा, इसके अलावा रिसर्च प्लेस भी होगा। तो ये अंडरस्टूड कर लीजिए दिमाग में कि बोटेनिकल गार्डन में वहां पर ये चीजें मिलते हैं। चलो भाई, अगले क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा गया वहां पे आ जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट गार्डन्स में पहला लिख लीजिए, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों इंग्लैंड सबसे बड़ा, रॉयल नाम ही लग रहा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, कहां है, इंग्लैंड। पहला नोट कर लिया, ठीक है ना। चलिए भाई, दूसरा लिखिए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी मैं बता चुका हूं भाई, जिसको पहले NBG कहते थे, अब नाम बदल के हो गया NBRI। अभी ऊपर बता चुका हूं NBRI कहां है, लखनऊ में। फुल फॉर्म अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगभग ये अपने इंडिया का पुराना नेशनल बोटेनिकल गार्डन है। यहां पर लगभग 75 एकड़ साउथ बैंक रिवर ऑफ गोमती नदी के आसपास 75 एकड़ में फैला है, अच्छा खासा बड़ा है। और आपको बताएं, उस बोटेनिकल गार्डन NBRI के जस्ट अपोजिट साइड में BSIP भी है। BSIP मतलब बोटेनिकल नहीं, बीरबल, बोटेनिकल नहीं भाई,
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, BSIP बोलते हैं। खैर वो तो अलग बात है। तीसरा लिख लीजिए लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, लॉयड लॉयल लॉयड बॉटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल में। हाँ दार्जिलिंग वही है, मैं जा नहीं पाया था, मुझे याद आ गया वहीं पे है दार्जिलिंग। अगला लिख लीजिए एक रॉयल बॉटेनिकल गार्डन अपने आप में शिवपुर कोलकाता में भी है। चौथा अपने इंडिया में भी है एक रॉयल बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में, आप कलकत्ता बोलते हैं तो लिख लीजिए। अगला एक लिख लीजिए बॉटेनिकल गार्डन सहारनपुर। अरे ये तो बड़ा अच्छा है भाई, नोट कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, उत्तर प्रदेश का है, कहीं ऐसा ना हो इसी को पूछ दे। लिख लीजिए बॉटेनिकल गार्डन सहारनपुर। नाउ दिस गार्डन इज हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन बन गया है। पहले इसका नाम था बॉटेनिकल गार्डन सहारनपुर। पश्चिमी यूपी वाले भाई बताएं सहारनपुर, अब इसका नाम बदल के हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कर दिया गया। हालांकि नाम तो था ही हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट के, मतलब रिसर्च भी होने लगी, पढ़ाई भी हो रही होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से हो तो गए अच्छे खासे। ठीक, तो इसके आगे अगली हेडिंग कौन सी थी? बॉटेनिकल गार्डन हो गया। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए हर्बेरिया। ला उसको भी लगे यार, निपटाई दे आज। हर्बेरिया हर्बेरियम तो आपने फाइल बनाई होगी, नहीं बनाई? बिना हर्बेरियम फाइल बनाए आप कैसे BSc MSc कर सकते हैं? जब हम लोग कक्षा 11 11th वाले बच्चों से बनवा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बनाई है तो अच्छा लगता था। ड्राइड प्लांट का कलेक्शन करना, डिफरेंट लोकेलिटी से ढूंढ के लाना, फिर उसका साइंटिफिक नेम अपने सर से पूछना, उसकी फैमिली पूछना, फिर उसको सुखा सुखा के हम लोग अपने फाइल में प्रिजर्व करके, और उस फाइल को हम लोग प्रैक्टिकल के फॉर्म में, प्रैक्टिकल जो काम कराते थे अपने जो एग्जामिनर आते थे, और फिर वो एग्जामिनर उस फाइल को देखते भी नहीं थे और फेंक देते थे। अच्छा खासा दुख लगता था, लेकिन खैर सीखा हम लोगों ने, आपने भी सीखा, कोई बात नहीं है। हमारे सिलेबस में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हर्बेरियम की डेफिनेशन लिख लीजिए, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली a collection of plants that usually in dried collection of plant usually dried, pressed, conserve अच्छा है, प्रिजर्व लिख दो, इन द फॉर्म ऑन सीट। पहले एक बार PCS के पेपर में आया था, मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो PCS में पहले पूछा गया था कि हर्बेरियम की सीट की साइज बताओ। पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर आजकल के इस मोड में ना हो, लेकिन तब भी हम लोग करवा देंगे। लिख लिया? ठीक है भाई। अब इसमें सीधे सीधे पूछेगा कि कौन कौन बड़ा, तो लिख लीजिए हर्बेरियम भी
रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू का जो है हर्बेरियम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, नोट कर लीजिए, द लार्ज नंबर ऑफ हर्बेरिया। ठीक, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड लिख लीजिए, लार्जेस्ट हर्बेरिया। लगभग स्पीसीज पुरानी बुक्स के अनुसार लगभग यहाँ पर 60 लाख, ये कौन सी स्पीसीज स्पेसिमेन की बात कर रहा है? स्पेसिमेन है 1841 तक, हर्बेरियम वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा यही है। दूसरा लिख लीजिए, नेशनल हिस्टोरिक म्यूजियम भी एक है पेरिस में, ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, छोड़ दो उसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा लिख लीजिए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये लिख लो, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। नोट करते रहना भाई, बताऊं क्या तभी नोट करोगे। हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। अगला तीसरा लिख लीजिए एक और, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हालांकि मैं बता चुका हूं अभी इससे पहले, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में है, जिसको FRI के भी नाम से जानते हैं। FRI हो गया, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? देहरादून। सुना है आजकल देहरादून बहुत बाढ़ आ गई है, बहुत ही खतरनाक और भयंकर स्थिति वहां पे चल रही है, बहुत ही गलत हो रहा है। वैसे नेचर ऐसा प्रभाव कर दे रही है कि सभी लोग परेशान घूम रहे हैं। तो FRI कहाँ पे आपका? देहरादून, उत्तराखंड भी चाहो तो इतना तो मालूम ही आपको है। अगला नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है हर्बेरिया, यहाँ भी अच्छी खासी, लगभग 1948 में फाउंडेशन दिया गया था NBRI में। ज्यादा स्पीसीज नहीं, 40 से 60 हजार तक की स्पीसीज ऑफ है यहाँ पर अलग अलग, और 1948 इस्टेब्लिशमेंट है। अरे काफी पुराना है भाई ये भी, हालांकि इससे भी पुरानी है, तो 1700-1800 तक वाला है। ये सब अंग्रेजों ने अपना सब दे के गए थे, अब तो धीरे धीरे नाम बदले जा रहे हैं। देखा होगा बहुत सी जगहों के नाम इस इंस्टीट्यूट के भी बदल दिए गए। खैर चलिए, हर्बेरियम सीट के बारे में कहीं पे नोट कर लीजिए, इसकी साइज 11.5 इंचेस टू 16.5 इंचेस। अब इंचेज में आप सेंटीमीटर में आ जाए या किसी में आ जाए तो थोड़ा बहुत भी गुणा भाग गणित लगा लेना अपनी। खैर ये भी हो गया, बोटेनिकल गार्डन भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये टॉपिक बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया कंप्लीट हो गया है।